चलिए पिछली क्लास काफी दिन पहले हुई, लेकिन आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर एनर्जी एंड मोमेंटम, आई थिंक दिस इज सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ एनसीईआर, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी एंड मोमेंटम। लिख लें आप लोग। So again, let us consider there are two frames. For example, this frame is S and S prime frame is moving with respect to S with velocity V. And from S, a person observed that the speed of this particle is U and the speed of S prime is V. Okay. And the energy and momentum of this particle is E and P. Similarly, from S prime frame, the same particle have velocity and energy E prime and P prime. क्या आप मुझे बता सकते हो what is the velocity of this particle in S prime frame? मेरी आवाज साफ आ रही सभी को? U minus V by 1 minus UV by 6. U minus V by 1 minus UV. इसको U dash मान ले रहा हूँ, ठीक है बेटा? मैंने वेलोसिटी एडिशन थ्योरम लगा दी है। सर 22 स्क्वायर था ना? बेटा मैं भूल चुका हूँ बहुत दिन पहले, पिछली क्लास में आपसे कहा था आप भी भूल जाओ। जी सर। याद है? हाँ सर। So as viewed by S, how can you relate energy and momentum with velocity? What is the energy of this particle and momentum of the same particle in S frame? क्या फार्मूला होता है एनर्जी का? गामा m नॉट v, गामा m नॉट c स्क्वायर. So it is gamma m naught, rest mass of this particle is for example m naught. Okay. So m naught, gamma m naught c square मैं नहीं लिखूंगा. और what is the velocity involved in gamma? गामा में कौन सी वेलोसिटी होती है बेटा? बताओ आप लोग, खुद ही बताओ, थोड़ा सा रिकैप भी हो जाएगा, थोड़ा आप लोगों की सुस्ती भी दूर हो जाएगी मॉर्निंग की. गामा में कौन सी वेलोसिटी लिखूंगा? ये आप हो और ये पार्टिकल है. आपके लिए पार्टिकल की स्पीड कितनी दिख रही है? u. तो इसकी गामा में भी u ही आएगा ना? सही बोल रहा हूँ नहीं भाई? आपको पार्टिकल की स्पीड u दिख रही है, तो u दिख रही है तो इसका मास कितना समझ आएगा आपको? m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस u स्क्वायर बाई c स्क्वायर. c स्क्वायर बोल नहीं रहा हूँ, इंटू c स्क्वायर, तो m इंटू c स्क्वायर हो गया. सिमिलरली मोमेंटम बता सकता है कोई बच्चा? व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल? गामा u m नॉट, this is the mass observed by this person, and what is the velocity in this frame? The particle's velocity is u. Okay, let us consider this is equation 1. And again, as viewed by person in S prime frame, what is the energy and momentum? बता सकते हो बेटा? क्या लिखूं मैं यहाँ पर? S प्राइम को पार्टिकल की वेलोसिटी क्या दिखाई दे रही है? मुझे आवाज आ रही है सभी तक? कुछ लोग अभी सो के ही नहीं उठे. सर आ रहा है. तो बेटा बताओ वेलोसिटी क्या लिखूं? मुझे E डैश इक्वल टू कितना लिखना है ये मुझे बताओ. मैं समझूंगा आप लोगों को आ रही है मेरी आवाज. अरे आप ये हो आपकी बार, आप ये हो, पार्टिकल ये है भाई. U डैश दिख रहा है ना? गामा U डैश मतलब U डैश स्टैंड फॉर फंक्शनल बिहेवियर ऑफ गामा. इन गामा U डैश इज इन्वॉल्व एंड m नॉट इज सेम. So its rest mass and its mass is gamma u prime m naught और c square मैं लिख नहीं रहा. Similarly, p dash is equal to how much? What is the momentum of this particle in this frame? Gamma u dash m naught into u dash. Is it correct? केवल डैश लगाया मैंने, बाकी ऊपर वाला नीचे वाला सेम ही है. And you know very well u dash is equal to u minus v upon 1 minus ub. So what about gamma u prime? Let us discuss first. 1 upon under root 1 minus how much? U dash square. U dash is u minus v upon 1 minus ub whole square and take LCM. So 1 minus ub ऊपर आ जाएगा and this one is equal to under root 1 minus u 1 प्लस खोल देते हैं स्क्वायर भी, u स्क्वायर v स्क्वायर minus 2 ub
सिमिलरली माइनस यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ub, यही आएगा स्क्वायर रूट के अंदर नीचे। 2ub कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस यू स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। जगह कम है तो मैं आगे लिख देता हूँ, आप लोग जरा लिखे। चलो आगे लिख देता हूँ, जगह नहीं मिलती। नीचे वाले का फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या आएगा? गामा यू प्राइम इज इक्वल टू 1 माइनस यू बी अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। सो यू कैन राइट गामा बी गामा यू 1 माइनस यू बी, गामा बी गामा यू 1 माइनस यू बी। देखेंगे पीछे वाली स्लाइड। ये आप लोग अगर देखेंगे तो कई सारी बुक्स में ये क्वेश्चन भी दिया रहता है कि प्रूव दैट गामा यू प्राइम इज इक्वल टू या गामा यू माइनस बी अपॉन 1 माइनस यू बी इज इक्वल टू गामा यू गामा बी 1 माइनस यू बी। सो इक्वेशन 2 के बारे में क्या ख्याल है? 2 बिकम्स ई प्राइम इज इक्वल टू था गामा यू प्राइम, ई प्राइम इज इक्वल टू गामा यू प्राइम एम नॉट। तो गामा यू प्राइम को हमने लिख दिया गामा बी गामा यू 1 माइनस यू बी एंड एम नॉट। यहां अगर अंदर ले जाएंगे, गामा बी को छोड़ देते, गामा यू एम नॉट अंदर ले जाओ, माइनस वी छोड़ दो, गामा यू एम नॉट यू। तो आप ध्यान से देखें इक्वेशन 1 से गामा बी इज ई प्राइम इज इक्वल टू गामा बी और दिस इज गामा यू एम नॉट, ये क्या है? ई एंड बी को छोड़ के बाकी ये क्या है? बी। तो इट इज लाइक ई प्राइम इज इक्वल टू गामा 1 ई माइनस बी पी। इस तरीके का रिलेशन आप लोगों ने स्पेस और टाइम के लिए भी प्रूव किया हुआ है। सिमिलरली लिख देता हूँ, दूसरे वाले को करने की जरूरत नहीं है। पी प्राइम इज इक्वल टू कितना आएगा? ऐसे ही गामा बी पी माइनस बीई। पी प्राइम इज इक्वल टू गामा बी पी माइनस वीई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इससे रिलेटेड आज तक केवल एक ही बार पूछा गया क्वेश्चन जेस्ट में, इसके अलावा पूछा गया है तो नेट में इसके बारे में और तरीके से पूछे गए क्वेश्चंस, वो मैं आपको दिखा दूंगा। फिलहाल आप ये नोट कर लें, और किसी ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है वो पीछे देख ले, यही लिखी स्लाइड में। तो कम शब्दों में कहूं, सर एक चीज सर पूछना था सर, आपने हाँ। एस प्राइम फ्रेम से सर u माइनस भी लिया है, पर सर एस प्राइम से तो सर एक को मैं मतलब दोनों का डायरेक्शन तो सर ऑपोजिट है। क्या चीज? मतलब आपने एस प्राइम में जो u प्राइम जो लिया हो, मतलब u माइनस भी बाई 1 माइनस यू भी, पर जब मैं एस प्राइम से जब देख रहा हूँ तो सर एस वाला फ्रेम सर दूसरे साइड जा रहा है और जो पार्टिकल है वो दूसरे साइड जा रहा है। तो सर क्या मतलब? एस से तो कोई मतलब ही नहीं ना। आप एक बार केवल थोड़ा सोचना, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया बेटा। ये बताओ, ये मत देखो इसको, ये बी से जा रहा है, ये यू से जा रहा है, यहाँ बैठ जाओगे तो आपकी स्पीड कम लगेगी ज्यादा? कम लगेगी ना, तो आंसर यही होगा। ओके ओके ओके, सीधा सा बनता है ज्यादा इधर। अब आप एक बात बताओ, आप एस प्राइम में हो तो एस को देखने की जरूरत ही क्या है? ओके 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 सर, ओके। असल में ऐसा एक प्रॉब्लम आपने करवाया था, तो मतलब उधर जब नहीं बोला है, ऐसे समझ लो जैसे दो बॉल है, एक वी वेलोसिटी चल रही है, एक यू से चल रही है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ये वी जो है एस प्राइम और ये यू जो है पार्टिकल है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम? सो व्हाट इज योर आंसर? घट जाएगा, आएगा ना, ये सीधा सा बनता है।
अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए आपको एक सीन बदल देता हूँ। सीन इस तरीके का है, बेटा लास्ट में फर्स्ट स्लाइड दिखा दूंगा आपको। अगर पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू एस, सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन द एस प्राइम प्लेन? व्हाट इज योर आंसर? व्हाट इज यू प्राइम? U plus V, ऑब्वियस है ना, 1 plus U. ऑब्वियस है ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होंगे तो आप जब वेलोसिटी मेजर करेंगे तो ज्यादा महसूस होगी ना। आप बताओ पूरे फार्मूले पूरे प्रूफ में क्या फर्क पड़ेगा? ये u माइनस बी वाला सब कुछ क्या होगा? 1 प्लस आ जाएगा यहाँ पर, बीच में प्लस आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो बस इतना लिख लीजिए, बाकी तो ये सब वैसा ही है, इसलिए नोट बतौर लिख लो आप लोग की नोट अगर ये है कि विदाउट नोइंग दी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आप नहीं बता सकते। सिंपल एक फंडा बता देता हूँ आप लोगों को, कैसे याद रखोगे। अब आपको देखो ये x प्राइम इज इक्वल टू, कभी आपने x प्लस बीटी नहीं पढ़ा होगा, ये ऐसा स्पेस और टाइम में नहीं है, लेकिन इसमें हो सकता है। भाई आप एक बार बताओ, एक पार्टिकल जिसकी स्पीड u है आपकी तरफ को, आपको इसकी स्पीड क्या है, अब s प्राइम में बैठकर बढ़ जा रही है, तो एनर्जी भी बढ़ जाएगी, मोमेंटम भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये बात पक्की है, e प्राइम शुड बी ग्रेटर देन e, और मोमेंटम भी बढ़ जाएगा ना, p प्राइम शुड बी ग्रेटर देन p। अगर ऐसा है तो ये ध्यान रखना प्लस कौन से में लगाना है, माइनस किस में लगाना है। अब आप समझ जाओगे कि e प्राइम को बड़ा दिखाना है, p प्राइम को छोटा, p प्राइम को बड़ा दिखाना है। यहाँ पर अगर देखें तो पार्टिकल पहले u स्पीड से चल रहा था, s प्राइम फ्रेम में इसकी स्पीड कम हो गई तो एनर्जी भी कम हो जाएगी और मोमेंटम भी कम हो जाएगा, तो आपको माइनस दिखाना है। आप सोच रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, तो आपको सिंपल अगर शब्दों में कहूँ, ये नोट कर ले फटाफट बेटा, टाइम की लिमिटेशंस होती हैं। आप लोग हो सकता है इस बात से थोड़ा सा दुखी हो कि भाई एक आध स्लाइड में स्किप करके आप लोगों को दिखा देता हूँ डायरेक्ट, लेकिन टाइम की लिमिटेशन की वजह से क्या है कि हम ये चाहते हैं कि इसमें टाइम ना लगा के किसी एक क्वेश्चन में लगा दे तो ज्यादा बेहतर रहे। फटाफट आप लोग लिख लें, बहुत सिंपल बात बताइए। जब यानी कि पार्टिकल और फ्रेम का मोशन अपोजिट होगा तो हम प्लस साइन ले लेंगे उसमें। हाँ, मतलब कॉमन सेंस जरूर लगाना है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, इसलिए नोट डाला है कि अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर हमेशा e माइनस बीपी और p माइनस बीई नहीं होगा। इट कुड बी p प्लस पीवी और p प्लस बी। याद करने के लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि याद करना आपके लिए बड़ा आसान, ये भी एक नोट बतौरी लिख लो, है क्या, कुछ नहीं। स्पेस प्राइम इज इक्वल टू गामा स्पेस माइनस बी स्पेस। अब ये कॉन्जुगेट पेयर्स लगाने हैं इसमें। एनर्जी है तो यहाँ एनर्जी लगाओ, यहाँ मोमेंटम लगाओ, मोमेंटम है तो यहाँ मोमेंटम लगाओ, यहाँ एनर्जी लगाओ, टाइम है तो टाइम लगाओ, एक्स लगाओ, एक्स है तो एक्स लगाओ, टी लगाओ। यही तो तरीका बताएगा, इससे सब फार्मूले याद भी हो जाएंगे। मतलब ये प्लेस में अगर आप ई लिख रहे हो, जैसे आपको पहला फार्मूला लिखना है तो ई ऐसी तो है कुछ देखने में, एक्स प्राइम इज इक्वल टू गामा एक्स माइनस वीटी। लेकिन एक डेंजर पॉइंट है इसके लिए कि ये हमेशा जो है विदाउट रीडिंग दी स्टेटमेंट यू कैन डिसाइड यहाँ पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, वो उसके लिए मैंने ये नोट लिखवा दिया। तो आप पहले इस नोट को अपनी कॉपी पे नोट आउट करें, फिर इसको लिख लें अगर आपको जरूरत लगती है तो। इसी तरीके के रिलेशन आप ईएमटी में पढ़ेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स के लिए भी इसी तरीके का रिलेशन आपको देखे होंगे आप लोग। वो स्लाइड लिख ली आप लोगों ने? फिफ्थ भी अगर लिखना चाहे तो लिख ले, अदरवाइज आप समझ गए तो समझ ले। जैसे आपके दिमाग में होगा इस तरीके का कौन सा वो क्वेश्चन है जो आया था, ये क्वेश्चन है आपकी कॉपी पर, आप लोग जरा इसको पढ़ें, रीड करें और उसके बाद विच वन इज करेक्ट। In an observer's rest frame, a particle is moving towards the observer with an energy E and momentum P. If C denotes the velocity of light in vacuum, the energy of particle in another frame moving in the same direction as the particle with a constant velocity E. What be your answer? अब आपको करने की जरूरत नहीं है, अब आप कॉमन सेंस लगाओगे, आंसर आपको मिलेगा। बी और डी। B sir. बी Yes sir. सोच लो बाकी लोग। पहले एक बात बताओ, जो दूसरा फ्रेम है उसमें एनर्जी ज्यादा महसूस होगी या कम? कम सर। कम ज्यादा महसूस होगा या कम? आपका कंक्लूजन होगा अगर सेम ही डायरेक्शन भाग रहा होगा तो मैं अगर उसमें बैठ जाऊंगा तो वेलोसिटी कम दिखेगी तो एनर्जी कम होगी, मोमेंटम कम होगा। तो आपको डायरेक्ट लिखना है यहाँ पर क्या, ई प्राइम इज इक्वल टू गामा वी, जो भी वेलोसिटी से भाग रहा होगा फ्रेम, ई माइनस वीपी एंड पी प्राइम इज इक्वल टू, देखिए इसका आंसर तुरंत बदल जाएगा अगर जरा सा स्टेटमेंट में फेर बदल कर दूं। आप समझ रहे हो मेरे उस इंपॉर्टेंट नोट की अहमियत, इस आंसर को तुरंत बदल जाए। ऑप्शन बी करेक्ट है, बिल्कुल सही है आपकी बात। सारा खेल इसमें तो था ही नहीं कि सी और डी तो सही नहीं होंगे,
मेन बात थी E प्लस बीपी लगाना है या E माइनस बीपी लगाना है, तो दोनों भी आंसर हो सकते हैं। तो अगर मैं इसमें क्या करता, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर की जगह अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर कर देता, पार्टिकल इज मूविंग अवे, टुवर्ड्स की जगह अवे, तो आंसर ये हो जाता। आपको समझ आ रहा होगा क्यों कह रहा हूं ऐसा। या फिर इस सेंटेंस को टुवर्ड्स यहां रखते और सेम की जगह अपोजिट लिख देते, तो भी आंसर ए होता, इन दी अपोजिट डायरेक्शन एज पार्टिकल ऑफ विच कांस्टेंट वेलोसिटी। और अगर ये दोनों शब्द बदल दूं, ये टुवर्ड्स की जगह अवे कर दूं और सेम की जगह अपोजिट, तो आंसर फिर से बी हो जाएगा। आप समझ रहे हो? आपके साथ इस क्वेश्चन के साथ आपसे खेला जा सकता है और इस खेल में कई लोगों को परास्त किया जा सकता है, इसलिए बी केयरफुल। इसीलिए मैं आर्टिकल पढ़ाता हूं तो ये भी बताता हूं कि भैया गलती मत कर देना, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स ये वाला आंसर लगा के आए थे इस फार्मूले से, उन्होंने पढ़ा नहीं स्टेटमेंट, उन्हें देखा ऐसा सर ने करवाया है, फटाक से लगा दिया बी। इत्तेफाक ये कि बी सही था, इत्तेफाक ये कि लैंग्वेज वैसी लिखी हुई थी जैसे करवाया हुआ था, लेकिन अगर ये लैंग्वेज बदल दी जाए तो आंसर बदले जा सकते हैं इसके। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सर कितने मार्क्स में आया था ये बेटा 3.5 मार्क्स का आया था। नहीं ये जस्ट का है ना, जस्ट में शायद 1 या 2 नंबर का आया होगा, ये किसी 5 मार्क्स का आया था ये। शिवम पार्ट सी करना, ये जस्ट में पार्ट सी होता है क्या? पता नहीं, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। ओवरऑल क्वेश्चन अच्छा था। अच्छा पार्ट सी का होगा तो 5 मार्क्स का होगा। ओवरऑल आपका आर्टिकल पढ़ा हुआ होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो बेटा अभी एक बात, छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से। कैन यू प्रूव दैट E square minus P square, आप लोगों को लिखवाया था, इट इज लॉरेंट इनवेरिएंट क्वांटिटी, इज लॉरेंट इनवेरिएंट अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। कैन यू प्रूव दिस? यू हैव लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। मेथड 1, पहला मेथड देखो आप जानते हो E स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर होता है, जानते हो फार्मूला? क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं, E स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इज इक्वल टू m0 स्क्वायर, और हम ये कह सकते हैं m0 सिंस m0 स्क्वायर इज इनवेरिएंट, क्योंकि रेस्ट मास के बारे में आपको बताया था, इट इज नॉट वेरिएंट अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, सो इट इज लॉरेंट इनवेरिएंट क्वांटिटी, सो E स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इज आल्सो लॉरेंट इनवेरिएंट। हो गया प्रूफ, ऐसे बोल दो, या फिर आप पूरा मेथड कर लो। अब आपको ये पता करना है कि यस कि भाई रेस्ट मास भी क्यों लॉरेंट इनवेरिएंट होता है, तो उसका आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। जस्ट टेक E डैश स्क्वायर माइनस P डैश स्क्वायर, शुरुआत यहां से करो, E डैश P डैश की वैल्यू डाल दो और लास्ट में आप प्रूव कर दो E स्क्वायर माइनस P स्क्वायर के बराबर। देन एंड देन यू कैन आल्सो प्रूव दिस। लगाएं आप लोग वैल्यू, और उसके बाद जब तक मैं क्वेश्चन ढूंढता हूं, आप लोगों के E डैश और P डैश का स्टैंडर्ड फार्मूला मैंने बता रखा है, वही लगाएं, या आप कोई सा भी लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे नेट में ये 5 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, ये आप लोग निकाल लो पहले फटाफट। हो गया सर। हो गया ना बेटा? मैं करवाऊंगा नहीं बेटा इसको, सब लोग करोगे खुद। जिसका नहीं हुआ वो खुद करेगा। हो गया सर। हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। अगला सवाल भी आप ही लोगों को करना है, वो आपकी स्क्रीन पर अभी 1 मिनट के अंदर आ रहा है। आस्था हो गया? अभिषेक? यस सर, हो गया। स्नेहा? रुचि? रुचि श्रीवास्तव? सर हो गया मेरा पहले ही। चलो बेटा सबका मान लेता हूं कि हो गया है। देखो जब तक आप कुछ नहीं करोगे ना तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ी मेहनत करोगे तभी आपको कुछ मिलेगा। सब कुछ मैं कर दूंगा तो वो रेडीमेड से आपका काम नहीं चलेगा। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को खुद ही करना है। फॉर ए पार्टिकल ऑफ एनर्जी E एंड मोमेंटम P, ये आया था 5 मार्क्स का। द रैपिडिटी इज डिफाइंड एज y इज इक्वल टू 1/2 log E minus PC upon 1 minus PC
in a frame f prime moving with velocity v is equal to थर्ड कंपोनेंट दिया हुआ है, तो डोंट वरी, p3 treated as p, आप लोग p3 को p लिख लो और वेलोसिटी v लिख रहने दो, चल चालू हो जाओ। विद रिस्पेक्ट टू f फ्रेम द रैपिडिटी बाई इसमें एक है नहीं सही लिखा हुआ, तो f prime frame is stands for s prime frame, it is like s prime frame and f frame is like s frame, है ना। s frame में रैपिडिटी एक क्वांटिटी है जो पता है, और s prime frame में आपसे पूछी गई है, क्या निकाल लोगे? नहीं, यही तो होगी बाई प्राइम। क्या लिखोगे? नेचुरल लॉग ई डैश प्लस पी डैश सी अपॉन ई डैश माइनस पी डैश सी, मैं करेक्ट? ई डैश पी डैश की वैल्यू डाल दो जरा आप लोग। अभी आप लोगों को जो भी आप नोट वाला फार्मूला लगाना चाहते हैं तो ये वाला लगा दो, वरना ये स्टैंडर्ड जो फार्मूला प्रूव किए वो लगा दो। और मैं कह रहा हूँ सी तो हम लिख ही नहीं रहते, तो आप भी मत लिखो सी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। आप ई डैश पी डैश की वैल्यू डालो, सॉल्व करो, आपको देखो मिलेगा क्या, वो बताओ। ई डैश इज इक्वल टू गामा ई माइनस बीपी, ई डैश इज इक्वल टू गामा पी माइनस वी, ये लगा दो। ऊपर वालों को ई के कोफिशिएंट सेलेक्ट कर लो, पी के कोफिशिएंट सेलेक्ट कर लो। फैक्टराइज होने के बाद कुछ आ जाएगा, log a into b की प्रॉपर्टी लगाओ, log a plus log b, आपको देखो y मिल जाएगा, और प्रूव करके देखो आप लोगों को मिल जाएगी। ये बेटा फार्मूला लगाने को बोल रहा हूँ। आंसर में v की जगह बीटा आ जाएगा, बस ये इतना फर्क होगा जो कि आप लोग देखोगे। किसी का है तो मुझे बताना। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, एक मिनट चेक करने दो मुझे। नहीं, कुछ गड़बड़ कराया, दोबारा रीचेक। सर बी आ रहा है। बी? यस सर। बी सही है। ये सब भी है। तब भी आ रहा है। फिरोज आपका हो गया? यस सर। ठीक। बेटा सब जगह आप लोगों का बस क्या फर्क पड़ा होगा, बीटा की जगह बी दिखा रहा होगा, है ना। बीटा की जगह बी आ रहा है तो उससे नोटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और किसी का आया नहीं? ये सब भी आ रहा है। जिनका नहीं आया है वो ये उतार ले, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि वरना कहेंगे कोई भी क्वेश्चन नहीं करवाया सर ने। कैलकुलेशन आपके सामने है, यही किया है। यस सर, यही किया। यस सर। आगे की कैलकुलेशन ये रही। किसी को बेटा ये प्रॉब्लम लग रही हो कि मुझे हाथ से करनी चाहिए तो बता दो आपको। हो गया सर। हो गया ना। तो बेटा एक्चुअली क्या है, टाइम को सेव करने के लिए कभी कभार मैं ऐसा करता हूँ कि डायरेक्ट स्लाइड दिखा देता हूँ। मेरा कोई मोटिव नहीं है ऐसा कि आप लोगों को मैं लिखे बिना मैं आप लोगों से काम चला दूं, ये वजह नहीं। वजह ये कि टाइम को सेव करना इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ भी छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ कि आप लोगों से कुछ बच के रह जाए। ठीक है, ये यहाँ तक। अब कोई बच्चे ये दिमाग में आ रहा हो कि व्हाट इज रैपिडिटी। अब
ऐसे फिर अगर ये छोटी छोटी चीजों पे अगर हम लोग रिसर्च करने लगे तो दे आर ऑल पॉइंट्स ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, पूरी एस्ट्रोफिजिक्स के सारे टॉपिक्स है। तो वो हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना ध्यान रखना है कि हमें लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे इस्तेमाल करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, 53, 54। सबसे पहले हम लोग करेंगे 54। अभी मैं आप लोग क्वेश्चन दिखा रहा हूं। पहले क्वेश्चन पढ़ें, द रिलेटिविस्टिक फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यूटन्स लॉज आर वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। दिस स्टेटमेंट इज स्टिल ट्रू व्हाटएवर बी द मैकेनिक्स, चाहे वो रिलेटिविटी हो, चाहे वो न्यूटन्स लॉ, न्यूटन मैकेनिक्स हो, कहीं भी न्यूटन के नियम इनर्शियल फ्रेम में वैलिड रहते। तो वो फार्मूला जो है F = dp by dt वो हमेशा वैलिड रहेगा। बस इतनी सी पॉइंट से ये तीनों सवाल हो जाएंगे। ये जो F = dp by dt इज स्टिल वैलिड इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। ठीक है, एक ही लाइन में पूरा न्यूटोनियन मैकेनिक्स का सार लिख दिया मैंने। So F = dp by dt is still valid in all inertial frames in relativity. Okay. So question number 54 उस पे आए अगर तो F = होता है हमारा dp by dt, P = how much? P = how much? In relativity P = how much? Gamma m naught b. Am I correct? Correct. गामा m naught v। अब इसमें ये नहीं लिखा हुआ m क्या है, लेकिन अब ये कॉमन सेंस से थोड़ा निकालना पड़ेगा इसमें से। गामा m naught v आप डिफरेंशिएट कर दो। गामा इज व्हाट? गामा क्या बेटा? √1 हाँ, v स्क्वायर बोलोगे तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन करो, रीअरेंज करो, बताओ मुझे क्या है। सर ऑप्शन दिखाएंगे थोड़ा? ऑप्शन देख लो बेटा। ऑप्शन में थोड़ा सा आपको ना दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये m रेस्ट मास है या फिर मूविंग मास है। मतलब m गामा m है या फिर गामा m नॉट है या m है, m नॉट है। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नहीं, गलत। डिफरेंशिएट तो करो पहले, आपने करा? हाँ सर किया। बताओ क्या क्या आया, पहली लाइन बताओ। सर पहला लाइन आया m naught dp by dt √1 - v²। अगली टर्म अगली टर्म माइनस हाफ ऑफ -2v by c² dv by dt m naught v divided by 1 - v² by c² to the power 3/2। थोड़ा वो लगा दो। चलो ठीक है, एलसीएम ले लो। हाँ सर लिया। हाँ सर एलसीएम में गलत क्या? वही मैं कह रहा हूं। 3/2 लगेगा। और किसी का बेटा आया? कुछ भी आया तो बताओ, भी आंसर बाद में मैच कराएंगे। कितना मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हो वो बताओ आप। क्या आप यहां तक ला सकते हो? देखो अपने आप को, गामा क्यूब m naught a तक, गामा क्यूब m naught a तक ला सकते हो क्या? हाँ सर ले आए, हो गया। यस सर। हो गया सर। तो आप मैनेज करो कि आंसर कौन सा होगा, वो बात हम देखेंगे। पहले यहां तक प्रूव करो। अभिषेक सिंह हुआ? अभिषेक बात नहीं सर, कर रहा हूँ। बेटा करो, डिफरेंशिएशन करना है बस, और कुछ भी नहीं है नई चीज। सर क्वेश्चन वाली साइड दिखाना। आंसर देखो कौन सा होगा। तो पता चला सर ऑप्शन ए आ रहा है। ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है। सर ए आएगा। ए आएगा सर। ये तो नहीं आएगा बेटा। ये नहीं है। ये कैसे बता रहे हो बेटा, बताना। अरे किसी से अगर डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए मैं हूं, लेकिन ये बहुत शर्म की बात होगी अगर आप लोग डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओ। ऑप्शन सी आ रहा है सर। सी आ एक बार फिर से ऑप्शन दिखाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऑप्शन सी आ रहा है। देखो बेटा एक बार ऑप्शन और देख लो। यस सर सी आएगा। हाँ सर ऑप्शन सी आएगा। ओके, तो एम क्या है इसका मतलब यहाँ पर? एम यहाँ पर क्या हुआ? रिलेटिविस्टिक मास। रिलेटिविस्टिक मास है, यानी कि एम पे। बाकी बेटा मजा नहीं आ रहा किसी को, बाकी सॉल्व नहीं हो रहा है। चलो आप लोग उतार लो, और क्या कह सकता हूँ, इससे ज्यादा मेरे पास कुछ
शब्द नहीं, ये लो। अब आप कहोगे करके दिखाओ हाथ से, तो मैं नहीं करता हूँ। ये सर इतना तो हो गया। सर हो गया। हो गया ना? हाँ सर, इतना हो गया। और ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि गामा स्क्वायर एम ए है ना, गामा स्क्वायर एम ए लिखो या गामा क्यूब एम नॉट ए लिखो, तो ये सी स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दोगे तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ये हो गए गामा स्क्वायर, तो गामा स्क्वायर एम ए हो गया। देखो ध्यान से, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर बेटा? यस सर। चलिए चलिए, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 53 सॉल्व करो इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 53, फार्मूला सबका एक ही है, F इक्वल टू dt बाई dt। एक कांस्टेंट फोर्स, बेटा आवाज बंद कर ले अपनी। A constant force F is applied to a particle, relativistic particle of rest mass small m. If particle starts from rest at t is equal to 0, its speed after time t is. So F force influence the speed, because if there is a force, there is acceleration. And here Newton's laws are valid. So use F is equal to dp by dt, not F is equal to ma. क्योंकि यहाँ पर मास क्या है, वेरी कर रहा है। तो 53 का सोल्यूशन करेंगे अब सब लोग। F is equal to dp by dt है ना, तो बता सकता है कोई P is equal to क्या हो जाएगा? If force is constant, you can integrate it ना, so Ft is equal to P plus something, okay, a constant of integral, and there is a condition, if the particle starts from rest at t is equal to 0, it means condition दी हुई है, बाउंड्री कंडीशन दी हुई है क्या, at t is equal to 0, velocity is equal to 0, it means momentum is also 0. So c is equal to 0, it means F is equal to Ft is equal to P. ये निकलना है आपको। P is equal to how much? P is equal to how much? M naught V upon 1 minus square root 1 minus B square. Just solve for B. इधर उधर ले जाए तो F square T square is equal to M naught square V square 1 minus V square. So F square T square minus F square T square V square is equal to M naught square V raised to the power 2. So B is equal to हो जाएगा M naught upon under root Ft upon square root M naught square plus F square T square. देखिए आप लोग की क्या आ रहा है कि नहीं ऐसा? Just rearranging. ऑप्शन आप देखकर तुरंत बता सकते हैं। सी स्क्वायर क्या है? सर डी ऑप्शन। बेटा कौन सा बताया आपने? सर डी बोला। डी? यस सर। अच्छा ठीक है, ठीक। ऑप्शन डी करेक्ट। देखो सिंपल है, ये न्यूटन लॉ के बिहार पे करवा रहा हूं आप लोगों को क्वेश्चन, और तीनों एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 52। संदीप बेटा इसी स्लाइड की बात कर रहे हो ना? इधर सॉल्यूशन वाली स्लाइड दिखाऊं। चलूं आगे? यस सर। कहाँ चला गया सर? नो सर क्या? क्या हुआ बेटा? सर ऑप्शन में सी भी तो आ रहा है। ऑप्शन सी भी आ रहा है? यस सर। कैसे आ रहा है? नहीं सर, आ नहीं रहा है। कैसे आ रहा है सी? बताओ कैसे, क्या किया आपने इसमें ऐसा जो कि सी आ गया? आज जो ऑप्शन डी दिया हुआ है उसमें एफ टी सी है, आपने टी। अरे बेटा सी तो मैंने यूज ही नहीं किया ना, सी को छोड़ के बोलो ना। ये आपने जब यूज ही नहीं करा तो सी आएगा नहीं ना आंसर। अब प्रॉपर सी लिखोगे तो सी भी आएगा, वो तो जल्दी करने के लिए। मतलब सी स्क्वायर आपका परेशान करता है, आपको कई बार समझा चुका इस बात को कि आप लोग सी को छोड़ दोगे तो उससे आपके ऑप्शन पर फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन आप लोग खुद पूरा करके दिखाओ। क्वेश्चन है ये 52 नंबर। सवाल सेम है, बिल्कुल सेम सवाल है जो 53 है। मैं जब तक आप लोगों के लिए अच्छे क्वेश्चन और अरेंज करता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 53 आप बेटा दिखाएं, 52 सॉरी। क्वेश्चन बैक साइड कर दीजिए। कौन सी, ये वाली? यस सर। 52 नंबर क्वेश्चन करें। बेटा आपको नहीं लगता कि जो 53 जहां पे छोड़ा है उसके आगे अगर जरा सा बढ़ा दूंगा मैं तो x निकल आएगा? सर b को dx by dt करके फिर इंटीग्रेट b कर को दे। dx by dt लिख लो, बिल्कुल सही बता रहे हो, और उसको इंटीग्रेट कर दो। b को dx by dt लिख लो, इस सवाल को यहीं से आगे बढ़ा दो। चलो मैं देर नहीं लगाता हूं। दिख रही है आपको स्क्रीन? v को लिख लेना dx by dt, और आपका क्या आता है ft अपॉन अंडर रूट स्मॉल m नॉट स्क्वायर f स्क्वायर t स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा ft अपॉन स्क्वायर रूट m नॉट स्क्वायर प्लस f स्क्वायर t स्क्वायर dt प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। ठीक है ना? एम आई करेक्ट? तो बताओगे नीचे वाले को t मानोगे, ऊपर डायरेक्ट बैठा हुआ है नहीं, f की कमी है ना, f से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो 2 की कमी है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो आप बैठा हुआ है पूरा का पूरा नहीं, स्क्वायर रूट वाले को अगर t मानोगे या कुछ भी मानोगे p स्क्वायर मान लेते हैं सर, इसे p स्क्वायर मान लेते हैं ताकि रूट प्रॉब्लम। ठीक है, t स्क्वायर मान लो, आपकी इच्छा है। क्या आ जाएगा आंसर, क्या आएगा वो बताओ मुझे। 1 अपॉन रूट अल्फा अगर होगा तो रूट अल्फा जो होता है वो, ये मेरे हिसाब से 2 सेट हो जाएगा और ये आ जाएगा प्लस के, यही आएगा ना? सर यही है। यस सर। अब there is a condition at it starts from rest, it starts from rest means at t is equal to 0 x is equal to 0, so t is equal to 0 x is equal to 0, then what about k minus m naught upon f? सही बोल रहा हूँ मैं? यस सर। x हो जाएगा 1 upon f अंडर रूट m naught स्क्वायर प्लस f स्क्वायर t स्क्वायर माइनस m naught। कोई आंसर मैच कर रहा है? देखो सर नहीं, ये थोड़ा अलग हो गया है ना? स्पीड निकालनी है ना। ये तो डिस्टेंस निकाली ना। ये बात है, ये कैसे निकलेगी इन टर्म्स ऑफ x? स्पीड इन टर्म्स ऑफ x कैसे निकलेगी? सर यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। सीधा सीधा है ना, इसको आगे और सॉल्व कर लो। यहां से अंडर रूट भाई बी, यही तो था, यहां से टी निकाल लो, टी यहां पुट कर दो, एक्स के टर्म्स में पुट हो जाएगा टी। एफ एक्स प्लस एम नॉट हो जाएगा ये वाली वैल्यू, यानी यहां से निकल के आएगा अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर टी स्क्वायर मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, ये देख रहा हूँ डायरेक्ट अभी नहीं हो पाएगा। एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू हो गया एफ एक्स प्लस एम नॉट।
यहाँ से एफ स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स प्लस एम नॉट होल स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से ए प्लस बी ए माइनस बी लगाएंगे तो एफ एक्स प्लस टू एम नॉट इंटू एफ एक्स, और यहाँ से एफ स्क्वायर टी स्क्वायर, एक एफ एफ कैंसिल हो गया, तो यहाँ से टी इज इक्वल टू आ गया एफ एक्स प्लस टू एम नॉट इंटू एक्स अपॉन एफ स्क्वायर रूट। सो वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी क्या थी एफ टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट एफ एक्स प्लस टू एक्स नॉट एम नॉट अपॉन, ये तो एफ टी हो गया, और अंडर रूट में एम स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर टी स्क्वायर, तो हो जाएगा एफ एक्स प्लस एम नॉट। तो ऑप्शन सी बता रहा है कोई मुझे। ये देखो कैलकुलेशन मैंने सही की हुई है नहीं? ऑप्शन सी आ रहा है, यस सर। इसी को सॉल्व कर लिया था क्या, या अपने आप किसी के अतिरिक्त आ गया? एफ टी की वैल्यू रिप्लेस कीजिए। वो एलसीएम लोगे तो आपका वही आ जाएगा। सर ऑप्शन सी आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी को रीअरेंज करो, आपका यही आएगा। एक्चुअली क्या है ना, इसको थोड़ा सा आप एम नॉट प्लस एम नॉट लिखोगे ना तो एफ टी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला नीचे स्क्वायर रूट में आ जाएगा, एफ एक्स एम नॉट ऊपर आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। एक्सेलरेशन v dv by dx यूज करके कर सकते हैं। हाँ बेटा कर सकते हैं, लेकिन आप जो फार्मूला है एक्सेलरेशन का लगाओगे f इक्वल टू ma नहीं लगा पाओगे। यही तो मैं डायरेक्ट ही सोच रहा था कि डायरेक्ट अगर लगाए तो f इक्वल टू ma मत लगाओ, f इक्वल टू dp by dt में कहीं पे लगाना चाहो तो लगा दो। शॉर्टकट भी हो सकता है कोई, आप लोग करके देखना, और भी शॉर्टकट आ सकते हैं आपके पास। ठीक है, चलिए अब आपको असाइनमेंट दिखाता हूँ। मेरे हिसाब से थ्योरेटिकल पार्ट इसका खत्म हो गया है, और मैंने न्यूमेरिकल्स भी काफी करवा दिए हैं जो कि असाइनमेंट में आपके गिवन है। फिर भी असाइनमेंट को एक बार हम लोग केयरफुली देख लेते हैं, कहाँ पर क्या क्या चीजें थी। देखिए जो सा मुझे करवाना होगा वो सब मैं बताता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 मैं करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है इन्होंने, इनर्शियल फ्रेम हैज टू इवेंट्स टेक्स प्लेस एट t is equal to 0 and r is equal to 0 and t is b is equal to 0 and r is equal to 2 by, मतलब यानी कि क्या मतलब हुआ, स्पेशल डिस्टेंस बिटवीन टू इवेंट्स इज 2 इन सम यूनिट्स। स्पेशल डिस्टेंस बिटवीन टू यूनिट्स इज टू इवेंट्स इज 2। ठीक है, द टाइम एट विच दीज इवेंट्स टेक प्लेस इन s मूविंग विद s प्राइम होगा वो लिखा हुआ, मूविंग विद वेलोसिटी 0.6 c by with respect to r given by। तो ये वाला देखिए आप, स्पेशल डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2, टाइम डायलेशन लगा दो आप लोग, 0 है, कितना आ जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन नहीं सर, ऑप्शन ए। ठीक है बेटा, ये उठा लेता हूँ क्वेश्चन। चलो इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो गेट में भी आए हुए हैं। अब बाकी क्वेश्चन में गौर डालें। क्वेश्चन नंबर 3, भाई विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर दे आर मूविंग इन दी परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। सो ये क्वेश्चन वो सेकंड केस जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी एडिशन उससे करेंगे आप लोग। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन भी इसी तरीके का, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दी परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। वेलोसिटी ऑफ वेव वो फार्मूला आप लोगों को बताया था 90 डिग्रीज पर क्या होता है, फोर्थ लगा देंगे। फिफ्थ आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूं क्लास में। 6 क्वेश्चन आप लोग कर ही लेंगे कि लेबोरेटरी फ्रेम में है
सर्कल जो है वो क्या बन जा रहा है, इलिप्स बन जा रहा है। यही लिखा होगा ना, सर्कल अपीयर्स टू बी एन इलिप्स। और जो 5 सेंटीमीटर जो है सर्कल है रेडियस, तो यानी कौन सी साइड जो है वो कम हो गई है, बाई वाई डायरेक्शन, यानी कि मोशन किसके अलाउ हो रही होगी, बाई के अलाउ। जिससे क्या हुआ होगा, सर्कल जो होगा चपटा हो गया होगा। तो उसकी जो एपरेंट माइनर एक्सिस होगी वो कितनी होगी, 3। माइनर एक्सिस 3 हो गई है, जबकि वो पहले क्या थी, 5 थी। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आप लगा दो L = L0 by गामा, और उससे गामा से आप स्पीड निकाल लो, ये भी सरल है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। हो गए होंगे। ये वाला मैं क्वेश्चन नहीं देखता हूँ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन किया आप लोगों ने, ये मैं उठा ये लेता हूँ। सर इसका न्यूमरेटर सर आ जा रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर नहीं मैच कर रहा है सर। अभी करते हैं, कोशिश करते हैं, मैं इसीलिए उठा ले रहा हूँ उनको। और सर क्वेश्चन नंबर 9 भी सर एक बार करवा दीजिए। हाँ सर 9 बताना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। ये वाला क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने, 12 नंबर। यस सर। 12 नंबर हो गया। कई लोगों का यस सर आ गया, बाकी लोग देख लें, अगर नहीं हो रहा हो तो मुझे बताएं जरूर, ठीक है। मैं अपनी मर्जी से अभी करवा दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कल मुझसे पूछ लेना। ये कर लिया 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21, 22 21 हो गया सर। 22 हो गया, नहीं सरल है 22। चलिए उठा लेता हूँ इसको, लेकिन थोड़ा कंसेप्चुअली बात भी हो जाएगी। चलिए अभी मैं अपनी मर्जी से उठा लेता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आप लोग अपने आप करके देखना। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा ले रहा हूँ मैं, और बाकी आप लोग मुझसे जो पूछोगे। नहीं आ रहा 22 बोल रहे, चलो बेटा मैंने ले लिया, वैसे भी आप लोग चिंता ना करें। ये तो कर लिया होगा 24, डायरेक्ट भी आंसर है। ट्वेंटी 25 नहीं हो रहा, चलो देखता हूँ क्या है 25। वैसे ओवरऑल आप लोगों को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाया अभी तक, समझ में आया? कुछ क्लियर हुआ कंसेप्ट? नहीं नहीं हुआ, कुछ बच्चों ने कुछ बोला ही नहीं। हो गया सर, काफी कुछ हो गया अभी तो। हो गया सर, काफी कुछ पढ़। चलो ये वाले क्वेश्चन हो गए, जो ये पेपर 19 का है और 18 का, ये उठा ले रहा हूँ, सबके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। और बाकी दूसरा असाइनमेंट जो है वो ये बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म वेक्टर की क्या फॉर्म होती है, टाइमिंग होती है। ये आप लोग क्या करो ना, आर की जगह एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लगा लो, समझे, और मैच करके देख लो कौन सा आंसर मैच कर रहा है। ये वेक्टर फॉर्म होगी तो इसे वी आई कैप लगा के देखो कौन सी वाली आ रही है इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, मैं उठा ले रहा हूँ ये सब। थर्ड नंबर हुआ क्वेश्चन, थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4, लॉस ऑफ साइमल्टेनिटी वाला आर्टिकल देखना सेम है। चलो मैं करवा देता हूँ, फोर्थ लोगों ने लिखा नहीं होगा। अगली क्लास में हम लोग सेंट्रल फोर्स स्टार्ट कर देंगे, मतलब कल की क्लास में, कल जो क्लास होगी, तो आप सभी लोग पहले दिन जरूर रहिएगा। ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ होगा 28, ये बताऊंगा मैं आप लोगों को।
39 नंबर हो गया आपका क्वेश्चन? मैं करवा देता हूँ इसको। न्यूक्लियर के अकॉर्डिंग तो हो गया, नहीं वैसे किसी के भी अकॉर्डिंग हो जाता है, हो गया तो फिर लेकिन चलो मैं इसको 4 मोमेंटम से बता दूंगा फिर। चलो बेटा, ये लगातार सिलसिला चलता रहेगा क्योंकि इसके डाउट्स एकदम क्लियर एकदम पहले ही दिन नहीं हो जाएंगे। आप लोग धीरे धीरे पूछते रहना, क्लास के एंड में बताता रहूंगा आप लोगों को, ठीक है? अभी जो है वो करवा दे रहा हूँ मैं आपको। ये हो गया 2019 में जो आया हुआ है, नहीं हुआ। ये बेसिकली वो हो गया उसका क्वेश्चन, रॉकेट मोशन हो गई बट रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। चलो अभी टाइम मिलता तो करवाता हूँ, ठीक है बेटा? मतलब हर 2-4 दिन तक हम लोग रोज करते रहेंगे सवालों को, ठीक है? बाद में 15 मिनट देंगे हर दिन। आप लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स रखे रखना। चलो 17वां नंबर इंक्लूड कर लिया है। चलो आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, इसको खत्म ना समझना अपनी तरफ से, क्वेश्चन करते रहना और उसके बाद क्वेश्चन करने के बाद डिस्कस करते रहना लगातार। यहां थे ना हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। दो इवेंट साइमल्टेनियस है इन वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 है। एस प्राइम फ्रेम में मतलब डेल्टा टी प्राइम हमें बताना है। डेल्टा आर या डेल्टा एक्स कह लें, एक ही बात है। मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर इज गिवन 2 एंड डेल्टा आर प्राइम अगर हमें पूछा जाए तो मतलब दोनों ही नहीं पता है, और वेलोसिटी हमें गिवन है कितनी 0.6 c, और किसके अलोंग मोशन हो रही है, वाई एक्सिस के अलोंग, ये भी ध्यान देना है, ठीक है? तो वाई कंपोनेंट जो होगा इसका चले। अच्छा आर भी जो वाई के अलोंग ही है तो डेल्टा वाई ही दिया हुआ है बेसिकली, तो डेल्टा वाई प्राइम हमें नहीं पता है। हमसे पूछा गया है कि इस फ्रेम में इवेंट्स साइमल्टेनियस हो रही हैं, वो इवेंट्स कितनी होता है? डेल्टा टी प्राइम इज इक्वल टू गामा टाइम्स डेल्टा टी माइनस बी इंटू डेल्टा एक्स, यहाँ पर डेल्टा वाई लिखूंगा मैं, अपॉन सी स्क्वायर। तो गामा इज इक्वल टू हाउ मच? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 0.36, कितना आएगा बताइए? 5/4 डेल्टा टी 0 माइनस बी की वैल्यू 0.6, सी कैंसिल हो जाएगा तो सी नीचे, और डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2, तो कितना आएगा ये? गामा सी मतलब सी इंटू डेल्टा टी प्राइम इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 5/4 इंटू 0.6 मतलब 6/10 इंटू 2, तो आ जाएगा ये 2 2 4 2 3 जा, तो ये आ जाएगा 3/2 माइनस 3/2, है ना? ये आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि टीबी डैश माइनस पीए डैश पॉजिटिव लिखा हुआ है सी ऑप्शन में, तो बी भी गलत, डी भी गलत, सी भी गलत। सही है ना? ऐसे ही करा था ना आप लोगों ने? यस सर। टाइम डायलेशन नहीं लगेगा बेटा यहाँ पर, कुछ लोग बोल रहे थे टाइम डायलेशन लगा दिया। अगर इवेंट्स एक ही जगह पर हो रही होती ना, आपको याद है मैंने कंडीशन बताई थी, अगर इवेंट्स एक ही जगह पर हो रही होती तो उसे प्रॉपर टाइम लिख सकते थे, अदरवाइज नहीं। तो ये फार्मूला कौन सा लगाया मैंने? लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। चलो आगे, इस क्वेश्चन में बच्चों को कुछ को दिक्कत आ रही है वो देख लेते हैं। ए रॉड ऑफ प्रॉपर लेंथ L नॉट ओरिएंटेड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस मूव्स विद वेलोसिटी u along the x axis in s, ठीक है? जैसे स्टैंडर्ड होता है वही है। व्हाट इज द लेंथ मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर s dash व्हिच इज मूविंग along पॉजिटिव x डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू s विद स्पीड v। यहां बैठ के देख रहे हैं तो रॉड की लेंथ क्या दिखाई दे रही है? L नॉट, प्रॉपर लेंथ L नॉट है, ठीक है? लेकिन x ओरिएंटेड along the x axis मूव विद वेलोसिटी u। अच्छा रॉड जो है मूव कर रही है s के रिस्पेक्ट में u वेलोसिटी से, तो अगर s प्राइम में आप बैठोगे तो रॉड की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी? तो बेटा रॉड की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी? u minus v तो 1 minus v square by c square, v by c u v by c square। ठीक है, सी स्क्वायर मत बोलो ना। हाँ हाँ। आप मुझे बताओ इस मूविंग रॉड की लेंथ कितनी दिखाई देगी? L नॉट बाई गामा दिखाई देगी as viewed by cs, वो तो रेस्ट में थोड़ी है s के लिए।
लेंथ ऑफ द रॉड इज L नॉट अंडर रूट 1 माइनस u स्क्वायर। और S प्राइम फ्रेम से आपको वेलोसिटी कितनी हो गई? इतनी। तो इसके लिए कितनी दिखाई देगी? As viewed by S prime, length of the rod is L नॉट अंडर रूट क्या वेलोसिटी है? u माइनस b अपॉन 1 माइनस u v होल स्क्वायर। यही तो होगा। अरे जितनी वेलोसिटी उतना गामा। एलसीएम ले लो, अभी तो लिया था थोड़ी देर पहले। ऊपर आ गया था याद हो तो अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर, सर ऑप्शन बी आएगा। और नीचे आ जाएगा 1 माइनस यू बी। याद है कौन सा मैच कर रहा है? सी स्क्वायर छोड़ दो सब में से, तो ये देखो ये बेटा समझ में आया? जिसने ये ऐड करवाया था क्वेश्चन, जिस बच्चे ने ये ऐड करवाया था उसको समझ में आया? ओके चलो आगे बढ़ जाओ या कंसेप्चुअली कुछ गड़बड़ हो गई? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर अभी आपने जैसे प्रॉपर टाइम और प्रॉपर लेंथ के बारे में बताया, आपने सर ट्विन पैराडॉक्स आपने अभी एक्सप्लेन कर दिया कि नहीं? मतलब मैंने सर बीच में थोड़ा मिस हो गई थी क्लासेस में। ट्विन्स पैराडॉक्स जब टाइम डायलेशन हुआ था तब मैंने एक हिंट दिया था। जी सर। आप तो इसको उसमें भी प्रॉपर टाइम का कंसेप्ट आता है ना सर? प्रॉपर टाइम नहीं, ट्विन्स पैराडॉक्स क्या है ना, देखो पैराडॉक्स मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किए जी क्योंकि वो पैराडॉक्स क्या है ना, बेसिकली वो रिजॉल्व नहीं होते स्पेशल जी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। जी वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उनके लिए जरूरत पड़ती है, तो इसलिए पैराडॉक्सेस मैंने बहुत डिटेल में नहीं किया। जैसे एक लैडर पैराडॉक्स है जो वो लास्ट ये साइमल्टेनिटी से समझ में आ जाता है, तो वो आप थोड़ा पढ़ लेना। नहीं समझ में आए तो मैंने कहा ना अभी हमारी जितनी भी क्लासेस है उनके लास्ट में हम लोग 15 मिनट रुकेंगे, इसी विषय पे चर्चा करेंगे। जी सर। ठीक है, पूछते रहना। जी सर। अगला क्वेश्चन, एस क्यूब और साइड है, ये किसी ने किया क्वेश्चन? नहीं, ये किसी बच्चे ने किया है? अरे बेटा किसी से हुआ है कि नहीं? ये क्यूब है साइड ए का, जो अपने डायगोनल के अलॉन्ग वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन लगा दिया 4c/5 से चल रहा है। ठीक है, इट्स बॉडी डायगोनल एपरेंट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज, तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कैसे किया बेटा? अनु, संजय, यस आप बताएं कैसे किया आपने? सर लेंथ वाला फॉर्मूला जो है ना हमारा, लेंथ इज इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर वाला, यहाँ पे हमें क्यूब वॉल्यूम दे रखा है, तो सर इसकी जो वॉल्यूम हो जाएगी वो ए क्यूब हो जाएगी, तो हम डायरेक्ट एल क्यूब वाला फॉर्मूला लगा देंगे। एल क्यूब इज इक्वल टू एल नॉट क्यूब अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, और एल नॉट क्यूब को सर हम वॉल्यूम लिख सकते हैं। नहीं मतलब एक साइड चेंज होगी या फिर सर क्यूब दे रखा है ना, तो साइड तो फर्क सारी साइड्स पर पड़ेगा। देखो एक साइड के अलॉन्ग अगर भाग रहा होता तब तो आपकी बात ठीक है। अच्छा एक साइड के अलॉन्ग भाग रहा होता तो अगर वॉल्यूम एल नॉट क्यूब था तो फिर कितना हो जाता? एल नॉट तो कोई फर्क नहीं पड़ता हाइट पर। अच्छा ए दिया हुआ है सवाल में, ए इंटू ए मींस ए क्यूब हो जाता, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यस, और इसमें क्या होता कि गामा ए हो जाता इंटू ए, क्योंकि लंबाई चौड़ाई पे कोई मतलब लंबाई फर्क पड़ता। अगर ब्लू कलर वाली डायरेक्शन भाग रहा हो तो गामा क्यूब कितना आ जाता? गामा कितना आ जाता इसके लिए? 4/5 के लिए 3/5 ना, 4/5 का गामा कितना आएगा? 5/3 ए क्यूब। तो आंसर आपका कौन सा आ रहा है? तो मैच नहीं कर रहा है। नहीं गलती से लिखा है ना, 3/5 ये। अगर सर डायगोनली मूव कर रहा है तो सर इसकी दो डायमेंशन में सर कंपोनेंट लेने पड़ेंगे ना, सर एक एक्स के अलॉन्ग एक वाई के अलॉन्ग। तो बेटा ये एंगल कितना आता है यही पूछ रहा हूँ मैं बेसिकली। तो बॉडी डायगोनल इसका प्रोजेक्शन along this direction। सर हम किसी तरीके से सर बॉडी डायगोनल से सर हम लोग वॉल्यूम नहीं निकाल सकते? बॉडी डायगोनल से वॉल्यूम तो निकाल लेंगे लेकिन फिर इसकी शेप बिगड़ जाएगी ना। भाई क्यूब का तो वॉल्यूम निकाल लोगे लेकिन बाकी सब चेंज हो जाएगा पूरा खेल। हाँ सर, एक डायगोनल सेम होगा और दूसरा डायगोनल अलग हो जाएगा। इसका प्रोजेक्शन along x एक्सिस या मोशन के along, इसका आंसर बी ही दिया होगा वैसे ना। हाँ सर ऑप्शन बी। एक्चुअली में क्या है ना, ट्यूब जो होता है सिमेट्रिक होता है। हाँ तो ये बॉडी डायगोनल के थ्रू कर रहा है ना सर, तो ये क्यूबॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा ना सर? इसके लेंथ के कंपोनेंट लेके और फिर उसको क्यूबॉइड में कन्वर्ट करके फिर निकाल सकते हैं। नहीं क्यूबॉइड कैसे हो जाएगा? सर ये स्ट्रेच करेगी ना सर लेंथ। नहीं ये तो तब ये ठीक है आपकी बात। अगर 4c/5 से along वन साइड अगर चले
तब ये क्यूबाइड हो जाएगा, यस सर। है ना। ये बनाया भी है मैंने, क्यूबाइड का फार्मूला लगाया, एक लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड हो गई, दो टाइप ओरिजिनल रही। इस केस में क्या है, इसका असर इस पे भी पड़ेगा, इस पे भी पड़ेगा, इस पे भी पड़ेगा, लेकिन चूंकि ये सिमेट्रिक है, ये जो क्यूब होता है वो सिमेट्रिक होता है भाई, किसी भी एक डायरेक्शन में, चाहे एक्स एक्सिस के लॉन्ग, चाहे वाई एक्सिस के लॉन्ग, चाहे जेड एक्सिस के लॉन्ग, किसी भी डायरेक्शन में अगर मूव करेगा तो ओवरऑल इसका वॉल्यूम जो होगा वो सेम ही चेंज होगा ना। सर ए डायरेक्शन में a/3 गामा होगा फिर a/3 गामा सर सर मगर सर ऐसा 4c/5 से सर डायगोनल का स्पीड है, तो हम लोग इसको सर कंपोनेंट में अगर तोड़ लेंगे तो जेड कंपोनेंट में सर उसका 45 डिग्री, XY प्लेन में उसका 45 डिग्री, लेकिन फिर तीनों का इफेक्ट करोगे ना। हाँ तीनों का अलग अलग, इसका भी करोगे, फिर इसका भी करोगे, फिर इसका भी करोगे, फिर जोड़ोगे, हाँ एकदम तीनों का इफेक्ट देखोगे ना। मैं ये कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनो, अगर ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाता तो जितना वॉल्यूम में चेंज होता उतना ही वाई एक्सिस के अलॉन्ग जाने पर चेंज होता, उतना ही जेड एक्सिस के अलॉन्ग जाने पर चेंज होता। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्यूब जो है वो सिमेट्रिक है, इसलिए कोई भी डायरेक्शन में ये मूव करेगा ना तो इसका वॉल्यूम यही चेंज होगा। जैसे क्यूब के बारे में एक बात और बताऊंगा आप लोगों को, अगर क्यूब में आप क्या करो, कहीं भी सेंटर से जाने वाली किसी भी एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे ना, सेम आएगा, सिमेट्री की वजह से, क्योंकि उसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी वही आएगा, वाई एक्सिस, इन्हीं को तो बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ओवरऑल इसमें सिमेट्री है, चाहे वन साइड के अलॉन्ग हो, चाहे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो वही है, चाहे वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो वही है। तो सिमेट्री होने की वजह से, डीजनरेसी होने की वजह से, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसका वॉल्यूम उतना ही अपरेंट चेंज आएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। बट सर जब सर्किल को हम लोग मूव करते हैं स्फीयर को, तो सर उसमें तो चेंज हम दिखाते हैं ना डायरेक्शन के अलॉन्ग, कि उसमें चेंज हुआ है गामा से। बेटा वो भी क्या होता है ना, चाहे आप स्फीयर कोई सा भी ले लो, स्फीयर को किधर भी मूव करा दो, इधर मूव करा दो, चाहे इधर मूव करा दो, चाहे इधर मूव करा दो, चाहे इधर, बराबर ही बदलाव होगा वॉल्यूम में, नहीं होगा। सर यानी बॉडी डायगोनल में हम लोग कंपोनेंट नहीं करेंगे सर, खाली गामा से उसका चेंज दिखाएंगे। सर ये क्लियर नहीं हो रहा। नहीं एक्चुअल में क्या है ना, देखो अगर आप कंपोनेंट वाइज करोगे ना तो ये बहुत कठिन क्वेश्चन बन जाएगा। आप इसके कंपोनेंट पहले निकालोगे, इसका प्रोजेक्शन अलोंग दिस डायगोनल, फिर उस डायगोनल के प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में, है ना, उनके इफेक्ट्स देखोगे। तो सिंपल तरीका क्या है, चाहे ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करे वही बदलाव आएगा जो वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करने पर और जेड एक्सिस के लॉन्ग मूव करने पर। इसलिए ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा वही बदलाव आएगा वॉल्यूम में जितना किसी एक डायरेक्शन में मूव करने पर आ रहा है, क्योंकि स्पेस होमोजीनियस है ना, आइसोट्रोपिक है। ठीक है, चलिए और चिंतन करना, फिर नहीं समझ में आया तो पूछ लो। ए पार्टिकल विद रेस्ट मास कैपिटल एम। सर एक बैक स्लाइड कर दीजिए। हाँ बेटा, एक बार और चर्चा कर लेंगे, आप लोग सोच लो एक बार क्या कर सकते हो और। तो डायरेक्शन कोसाइन का यूज कर सकते हैं क्या इसमें? लेकिन फिर तीनों का इफेक्ट देखना पड़ेगा आपको। हाँ सर, फिर तीनों में जाना पड़ेगा, बट वही तो उसमें दिक्कत सर आएगी। एक चीज और है सर, इसमें इन्होंने ये तो नहीं बताया कि फ्रेम हमारा एक्स में मूव कर रहा है, वाई में। सर हम ये भी मान सकते हैं कि हमारा फ्रेम ही डायगोनली मूव कर रहा है। ये फ्रेम ही डायगोनली मूव कर रहा है, ऐसा लिखा हुआ है। नहीं सर, इसमें ये लिखा है ना कि हमारा क्यूब डायगोनली जा रहा है, तो सर हम ये मान लेते हैं कि हमने फ्रेम को उसी में रख लिया, या हम भी उसी अलाइनमेंट में हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात ये कह रहा हूँ ना कि हम इसी को एक्स एक्सिस मान लेते हैं। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, यही कहना चाह रहा हूँ कि आप इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लोगे तो भी उसमें वही बदलाव आएगा जितना अगर किसी और डायरेक्शन में बदलाव आएगा। ओके सर। अगला क्वेश्चन देखें। ए पार्टिकल विद रेस्ट मास कैपिटल एम इज एट रेस्ट एंड डिकेज इनटू टू पार्टिकल्स। कैपिटल एम मास है, इट डिकेज इनटू टू पार्टिकल्स of equal rest mass 3m/10 and 3m/10 which moves along z direction, their velocities are given by। ठीक है, यही z डायरेक्शन है मान लीजिए। ठीक है, ए पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास इज एट रेस्ट। ठीक है, ये रेस्ट में था तो ऑब्वियस एक इधर भागेगा तो एक इधर भागेगा। वेलोसिटी बतानी है तो आप मुझे बताओ, एनर्जी कंजर्व करा दो ना सीधे सीधे, एनर्जी कंजर्वेशन लो। क्या आएगा इसकी एनर्जी बिफोर डिके, आफ्टर डिके एनर्जी बिफोर डिके कितनी है? एम। सही बोल रहा हूँ बेटा? नहीं, एमसी स्क्वायर बोलते हैं ना, तो एम बोल दो। यस। आफ्टर डिके कितनी होगी? गामा वी 3m/10 प्लस गामा वी 3m/10। तो यहां से कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स हो गया, यानी कि 5/3 आ जाएगा गामा। गामा b is equal to 5/3, then b is equal to how much? डायरेक्ट भी याद करवाया आप लोगों को, 4/5 0.63। 4/5 ना, 4/5 कितना है? 0.8c। यस सर। तो दोनों की वेलोसिटी इक्वल एंड अपोजिट होगी और 0.8c के बराबर z एक्सिस के अलॉन्ग। इट मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया नहीं? ओके सर।
आंसर आ गया. चलो अच्छी बात. अगला बताओ. An object of rest mass small m naught collides perfectly inelastically with another object at rest. ठीक है. m naught जो है वो आया और m naught से जाके टकरा गया जो कि रेस्ट में था. And having same rest mass, the rest mass of combined system will be. ये आगे वाला जो होगा वो इसका रेस्ट मास अगर कैपिटल m है तो व्हाट अबाउट कैपिटल m? तो इज इट मूविंग और नॉट आफ्टर कोलिजन? ये सिस्टम भाग रहा होगा या नहीं? रेस्ट में होगा. तो भाग रहा होगा. पता कैसे चल रहा भाग रहा होगा? क्योंकि पहले सिस्टम में मोमेंटम था तो अभी भी होगा. मान लीजिए एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा लेते हैं. अगर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा लेते हैं तो गामा, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी u है, गामा u m नॉट प्लस m नॉट इज इक्वल टू गामा b m. ठीक है. मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगाएं. ये तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ हुआ. मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगाएं. मोमेंटम कंजर्वेशन होगा गामा u m नॉट u प्लस 0 बराबर गामा b m b. है ना. तो यहां से गामा u मतलब m नॉट u अपॉन 1 माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू m b अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर. थोड़ा और तरीके से करते हैं इसका. ऐसा लिख लो ना. कुछ लोग कह रहे हैं कैसे पता चलेगा कि ये रिलेटिविस्टिक फार्मूला है या नहीं. बेटा ऑब्जेक्टिव्स देख कर पता चल रहा है. बाकी रेस्ट मास लिखा हुआ है इसलिए पता चल रहा है कि रिलेटिविटी का सवाल. कहीं ना कोई हिंट जरूर लिखा होगा जिससे आपको पता चल जाएगा ये सिंपल सवाल है रिलेटिविस्टिक. हाँ भाई आप मुझे बताएं फाइनल हम का मोमेंटम कितना होगा, एनर्जी कितनी होगी फाइनली, यही तो होगी. और फाइनल पार्टिकल का मोमेंटम कितना होगा, इतना होगा. इससे रेस्ट मास निकालो ज्यादा अच्छा ही रहे. तो ईपी बराबर कितना हो जाएगा, ईएफ बराबर गामा प्लस 1 एम नॉट और यहां से पीएफ बराबर आ जाएगा गामा एम नॉट यू. ये सब में यू यू लिखा हुआ है. तो मास कितना आ जाएगा रेस्ट मास ऑफ फाइनल पार्ट, एम स्क्वायर बराबर ईएफ स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर पीएफ स्क्वायर. तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर इज इक्वल टू ईएफ स्क्वायर मतलब गामा प्लस 1 एम नॉट प्लस गामा एम यू सॉरी माइनस गामा स्क्वायर एम नॉट यू स्क्वायर. ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लगा दिया. यहां से अभी आपको रिजल्ट मिल जाएगा. बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा. एम नॉट स्क्वायर बाहर ले लो, आएगा गामा प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 प्लस गामा स्क्वायर माइनस 2 गामा माइनस गामा स्क्वायर यू स्क्वायर. यही तो आएगा. और ये आ जाएगा एम नॉट स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ये कितना आ जाएगा प्लस 2 ना सर. हाँ सेकंड लाइन में प्लस 2 गामा. ठीक है बेटा. ये कितना हो जाएगा ये बता सकते हो. ये टर्म 1 तो ये हो जाएगा 2 एम नॉट स्क्वायर 1 प्लस गामा. एम इज इक्वल टू अंडर रूट. ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको हल्के मत लेना. ये बहुत फेमस क्वेश्चन है. आप मुझे बताओ कि अब कंक्लूड कर सकते हो कि व्हाट इज एम एज कंपेयर टू 2m.
गामा प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2, तो ये 2 से बड़ा आएगा, तो 2 टू 4 से बड़ा आएगा, 4 से बड़ा आएगा तो स्क्वायर रूट, इट मींस m शुड बी ग्रेटर देन 2m। नहीं समझ में आया बेटा? समझ में आया नहीं आया? आगे सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ बड़ा हल्के में है, लेकिन इसको कई जगह कई यूनिवर्सिटी में पूछा गया है कई तरीके से। तो ये मैंने बहुत स्टैंडर्ड बुक में भी देखा है कि इस तरीके से पूछा जाता है कि ये है, ये रिजल्ट भी पूछा गया है 1-2 जगह। ठीक है, तो इसका मतलब आपने जो अंदाजा लगाया होगा वो गलत हो गया होगा। पहली बात तो ये बात तो कंफर्म थी कि m नॉट नहीं होगा। दूसरी बात ये भी कंफर्म थी 2m नॉट नहीं होगा, क्योंकि जब दो पार्टिकल टकरा रहे हैं और एक का मोमेंटम दूसरे में और दूसरे का मोमेंटम पहले में ट्रांसफर हो रहा है, तो रेस्ट मास जो था वो पहले कितना था, m नॉट था, दूसरा कितना था, m नॉट था, लेकिन ये कोलाइड कैसे कर रहे थे, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो एनर्जी क्या हुई होगी, मास में कन्वर्ट हुई होगी, क्योंकि इलास्टिक और इलास्टिक की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई हुई है। इलास्टिक वो होता है जिसमें रेस्ट मास हमेशा इनवेरिएंट रहता है, मतलब ड्यूरिंग प्रोसेस इंडिविजुअल पार्टिकल्स का रेस्ट मास नहीं बदलता है, लेकिन रेस्ट मास बदला होगा जरूर, क्योंकि परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा होगा। तो या तो वो बड़ा होगा या छोटा होगा। अब ये कंक्लूजन निकालना कि छोटा होगा कि बड़ा होगा, ये जब तक आप ये कैलकुलेशन नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है भाई, ये कैलकुलेशन से पता कर लोगे तो आप वैसे कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो, वैसे अगर चाहो तो आप कि देखो परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, इट मींस देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी, और वो लॉस किसमें कन्वर्ट हुआ होगा, मास में। तो मास जो m नॉट पहले से था, 2m नॉट जो पहले से था, उसमें कुछ ऐड ही हुआ होगा तभी बना होगा कैपिटल है। कितना ऐड हुआ होगा, कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये बात। ठीक है, तो मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जरूर ध्यान दें इस क्वेश्चन पे, कभी भी पूछा जा सकता है। सर 34 स्लाइड में मेरे लास्ट इक्वेशन फिर से बता देंगे? लास्ट वाली ना? हाँ सर, सिंस के आगे। हाँ, गामा इज ग्रेटर देन 1, सो गामा प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2, ये बात तो सही है ना? गामा 1 से बड़ा होता है तो गामा प्लस 1 2 से बड़ा होगा। ओके सर। क्योंकि 2 से बड़ा होगी तो 2 4 से बड़ा आएगा। सर हो गया यस सॉल्व सर, वाला? यस हाँ, क्या करें सर सॉल्व कर लिया। ठीक, आगे बढ़ो। सर आपने जो क्यूब वाला बताया ना, वो उसका आंसर वही आ रहा है, क्योंकि सर इसमें जो cos अल्फा cos बीटा cos गामा आ रहे हैं ना सर, ये 1/√3 आ रहे हैं, और जो हमारा सर डायगोनल होता है वो a√3 होता है, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो अल्टीमेटली सर आंसर यही आ रहा है। इफेक्ट वही आएगा, मैंने यही बताया। सर इफेक्ट उतना ही आ रहा है, क्योंकि वजह ना सिमेट्री है। आप लोगों को पता होगा एक थ्योरम होती है, जैसे जो सिमेट्रिक बॉडीज होती है, जैसे स्फीयर हो गया, मैंने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया आपको। स्फीयर में चाहे यहाँ करो, इसके अबाउट निकालो, इसके अबाउट निकालो, इसके अबाउट निकालो, सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर आता है 2/5 mr²। तो इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा रिजिड बॉडी डायनामिक्स, तो उसमें बताऊंगा कि यहाँ पे स्पेस डिजनरेट हो गया, तो वो फर्क नहीं पड़ेगा उसकी फिजिकल प्रॉब्लम पे। क्वेश्चन नंबर 37 सर बैक स्टेप्स का दिखाएंगे क्वेश्चन वाला स्लाइड, इसके क्वेश्चन। हाँ सर, हो गया। चलिए 1-2 क्वेश्चन और हो जाएगा। A relativistic particle of mass small m and charge e is moving in a uniform electric field of strength E. Epsilon मतलब E लिखा हुआ है वो। Starting from rest at t, how much time it will take to reach speed v is equal to c/2? Can you do? ये सवाल कर सकते हो क्या? अच्छा, क्या इस तरीके का सवाल कुछ करवाया था अभी? नहीं। क्या यही सवाल करवाया है कि इससे रिलेटेड या नहीं करवाया है? मैं आपको बताता हूँ क्या करवाया। अभी आपको याद हो तो ये क्वेश्चन करवाया था, ये क्वेश्चन जो करवाया देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 53। A constant force F applied to a relativistic particle of rest mass m, the particle start from its speed after time t is equal to। इसमें क्या पूछा गया, कितनी स्पीड हो जा रही, कितने टाइम में, ये पूछ रहा है। नेक्स्ट क्लास है ना, एक मिनट बेटा, मैं छोड़ दे रहा हूँ। मैं b इक्वल टू आपने क्या फार्मूला प्रूव किया था, ये बता दो बस। ये था ना ft अपॉन, हाँ वही वाला बता दो बस, 2 मिनट में हो जाएगा, छोड़ दूंगा क्लास। ft अपॉन रूट m नॉट स्क्वायर प्लस f स्क्वायर t स्क्वायर। अब वो कह रहा है वेलोसिटी कितनी हो गई है, ये याद मत रखना, ये प्रूव कर लेना। c/2 और f की वैल्यू कितनी होगी, qe अपॉन m, वो qe सिर्फ t अपॉन अंडर रूट m नॉट स्क्वायर f स्क्वायर की जगह q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर। यहाँ से t निकाल लोगे? नहीं, इधर उधर ले जाना, सॉल्व करना, t निकाल लेना, जरा t निकाल लो, फिर क्लास छोड़ देना। ये आ रहा है अपनी आ रहा है अपने के बनने से बेटा, सही किया।
ये तरीके का आ रहा होगा, मतलब ये आ रहा होगा। हुआ और लोगों का हुआ। अक्षय, रुचि, हो गया? यस सर, हो गया। देखो आप 2018 में यही क्वेश्चन अलग तरीके से पूछने का वजह क्या है कि बच्चे थोड़ा डर जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है और चार्ज पार्टिकल है, पूछ लिया गया कुछ तो डर जाएंगे बच्चे, लेकिन ऐसा कुछ डरने वाला कुछ था नहीं। चलिए आगे की बात हम कल करते हैं, और अगली बार से ये ट्रेंड रहेगा कि कल मैं टेस्ट भी डिस्कस करूंगा, ठीक है? आप लोग टेस्ट भी, क्वेश्चन के डाउट जो भी हो, और कल से हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट का टाइम जो है, क्योंकि अब कम क्लासेस बची हुई है तो आप लोगों के डाउट्स भी क्लियर होते रहेंगे, तो 15 मिनट लगभग हम लोग हर दिन डाउट सेशन लेंगे, तो थोड़ा थोड़ा पूछते रहेंगे, 5-6 सवाल भी रोज होते रहेंगे, तो भी काफी दिक्कत दूर हो जाएगी, ठीक है? सर अभी और कितनी क्लासेस होने वाली हैं? बेटा इसके बाद मेरे को लगता है कम से कम 10 क्लासेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कुछ क्लासेस लेट हो गई हैं। दूसरा ये शुरुआती, आपको याद हो तो पहले लेक्चर आप लोगों ने जब शुरू किया होगा तो थर्ड या फोर्थ लेक्चर या फिफ्थ लेक्चर से मैंने शुरू किया था, समझ रहे हो? सर स्लाइड शो कर दीजिए बेटा कर दे। तो अभी आप लोग थोड़ा सा टाइम मुझे दो, अभी आप लोग को ऐसी बात होगी नहीं, हो जाएगा। तो थोड़ा सा भी हम लोग को टाइम नहीं मिल रहा क्वेश्चंस लगाने का, जिससे पूरे डाउट रोज करो ना, 4-5 क्वेश्चन अपने तैयार रखा करो जी, पूछ लिया करो। नहीं होगा तो अगले दिन होगा भैया, ऑब्वियस है। डाउट्स अगर आपके हैं तो उनमें जरूर कोई ना कोई पेच होगा, है ना? कोई मतलब या तो सवाल में कुछ गड़बड़ होगी, ऑब्जेक्टिव नहीं मैच कर रहा होगा। ये शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ मैं, तो आप लोग रोज कुछ ना कुछ पूछते हो। 15 मिनट रुक के हम यही काम करेंगे रोज। ठीक है सर, थैंक यू सर। कल आप लोगों का मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स स्टार्ट कर दूंगा, तो सब लोग रहिए। सर स्लाइड नंबर 7 के बाद थोड़ा दिखाएंगे, दिख नहीं रहा था। हाँ सर, इसके बाद का सर आपने जो लास्ट में जो प्रॉब्लम करवाया था ना अभी दिखा दे रहा हूं। नहीं सर, मैं उससे सर पूछ रहा हूँ सर, उसको सर नॉर्मल इक्वेशंस ऑफ मोशन से भी सर कर सकते हैं, सिर्फ सर एम को सर हम लोग चेंज करके। इक्वेशन ऑफ मोशन, बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन ही तो लगाई हमने, f = dp/dt। नहीं मतलब हाँ, मैंने जो किया करा है वो सर e = m dv/dt और m को बाद में चेंज कर लिया, तो सर मेरा आ रहा है सर mc/e ε0 और π/6। क्या किया आपने, फिर से बोलना? मैंने सर उसको क्या किया, मतलब पहले फोर्स पकड़ लिया e ε और इक्वल टू कर दिया m dv/dt और m को मैंने चेंज कर दिया m dv/dt। हाँ ये बेटा मैं मना कर दिया ना आपसे, ये वाला फार्मूला मत लगाना। जहां पर मास सेम रहता है वहां पे लगा सकते हो, यहाँ तो मास बदलता है ना। हाँ सर मैं सर यही बोल रहा हूँ। उसके बाद मैंने m को चेंज कर दिया, m को चेंज करके मैंने मतलब m0 उसमें ले ली, तो उससे हो सकता है। हाँ ये गलत कर रहे हो ना, ये सब गलत कर रहे हो। ओके, f = ma सही नहीं है, ये फार्मूला नहीं लगाना है, ये इसलिए गलत हो रहा है। ओके क्योंकि मास चेंज हो रहा है। मास चेंज हो रहा है, इसीलिए मैंने क्या लिखा था, वेरिएबल मास की सिचुएशन में ये सर अलाउ नहीं करता ना f बराबर है। f = dp/dt is still valid in all inertial frames in relativity, यही तो बोल रहा हूँ। ठीक है बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे। आप लोग कल मिलो। थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ बेटा। सर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का है क्वेश्चन। मैं एक मिनट असाइनमेंट खोल लेता हूँ। नहीं इसमें नहीं है सर। अच्छा बोलो सर, अलग है वो क्वेश्चन। सर वो क्वेश्चन है कैपिटल x = x की पावर अल्फा sin हाइपरबोलिक बीटा p और कैपिटल P = x की पावर गामा cos हाइपरबोलिक बीटा p है। बेटा ये सवाल ये और अपनी नेट में आया हुआ है, ये मेरे को नहीं पता सर, किसी ने सेंड किया था। और इसमें रिलेशन पूछा था अल्फा बीटा गामा में। हाँ सर। वो नहीं रहा हूँ, ये नेट वालों से भी नहीं हुआ था सर। एक रिलेशन कर दिया, दूसरा नहीं बना। एक तो ये सवाल में सर, तभी ये नेट ऐसे x की पावर अलग अलग है, x की पावर अल्फा हो जाएगा तो नहीं हो रही है। नहीं सर, एक रिलेशन बना। जब एसआईआर वालों ने विड्रॉ कर लिया इस क्वेश्चन पे, तो आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो? जबरदस्ती थोड़ी कर लोगे सवाल, मीन सवाल ही गलत है। ओके सर, खबर है इसमें, मतलब बाद में विड्रॉ कर लिया गया। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई बेटा क्वेश्चन? बाकी आप लोग मैंने क्या कहा, रोज 5-6 सवाल 5 सवाल पूछो रोज, मतलब जो भी अच्छे लगेंगे, ऐसा नहीं कि सभी के बताते रहेंगे, जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है?
चलो बेटा, आपकी अगली क्लास का टाइम भी हो रहा है, आप लोग क्लास अटेंड करो।